हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपसे इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फ़ोटो अपनी जो है वो प्रिंट आउट लेनी है, तो आप क्या करोगे, सिस्टम में उसे कॉपी कर दोगे। फिर कॉपी करने के बाद आप उसकी प्रिंट कमांड दोगे और प्रिंटर के थ्रू आपको जो है वो जो पिक है आपकी ये प्रिंट आउट होके आ जाएगी। ठीक है, तो यही काम आपका कंप्यूटर कर रहा है। इसको हमने एग्जाम्पल की मदद से भी समझा। अब इसके हम 5 मेन कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट है। पहले आपका आ जाता है इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे आप इसका इमेज भी देख सकते हो। फंडामेंटल जो आपके होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के। ठीक है, तो पहला आपका होता है इनपुट डिवाइस। अब ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप जो है इनपुट दे पा रहे हो आपके कंप्यूटर को, ये कहलाता है आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, बेसिकली दे आर हार्डवेयर डिवाइसेस जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है कंप्यूटर को। जैसे माउस हो गया, जब आप क्लिक करते हो, जैसे आप फोटो में क्लिक करते हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करते हो तो आप वो ओपन होके आ जाता है। ठीक है, फिर कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड की मदद से आप जो है इनपुट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट आप बना रहे हो तो टाइपिंग के थ्रू आप जो भी चीज़ टाइप करते हो वो आपके स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये भी इनपुट देना हुआ। फिर टच पैड के थ्रू आप देते हो लैपटॉप के। ठीक है, फिर जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर होंगे, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ योर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका सीपीयू, जिसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तो देखो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछने लगे। पहले ये आपका सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती थी। ठीक है, नाउ वापस आते हैं। सीपीयू क्या होता है, इसे हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसे हम मेन प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपके सीपीयू के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन अलाउ ना करे तो हम अपने हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये अगर इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे कुछ आपके अर्थमेटिक यहाँ पे अगर सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको भी ये सॉल्व करता है। जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये सारे काम भी ये करता है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कर रहा है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस आपका ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उसमें आप असाइनमेंट अपना टाइप कर रहे हो, तो जो भी आप चीज़ कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो मॉनिटर आपका एग्जांपल हो गया आउटपुट डिवाइस का। अभी जैसे हमने प्रिंटर की बात की थी कि आप अपना पिक्चर जो है प्रिंट आउट निकालोगे उसका। ठीक है, तो इस केस में प्रिंटर आपका जो है एग्जाम्पल हो जाता है आउटपुट डिवाइस का। फिर आपका प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस के। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, प्रिंटर, फिर प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, दे ऑल आर योर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। वेरएज इनपुट डिवाइसेस की यहाँ पे बात की जाए तो माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है। प्राइमरी मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी भी हम इसे बोलते हैं। अब ये जो मेमोरी होती है इसे सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, इसीलिए ये फास्ट भी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आपकी हमेशा फास्ट मेमोरी रहती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसे एक्सेस किया जा सकता है, सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके सिस्टम में ही लगी होती है, जैसे रैम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये वॉलेटाइल होती है कि नॉन वॉलेटाइल होती है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वॉलेटाइल मतलब, वॉलेटाइल का ये मतलब होता है जब तक आप कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का जिसका नाम है ABC, आप इसमें असाइनमेंट बना रहे हो। ठीक है, जब तक आप इसमें असाइनमेंट बना रहे हो तब तक ये आपकी मेमोरी में रहेगी। ठीक है, अदरवाइज जैसे आपने इसको बंद कर दिया तो ये मेमोरी से हट जाएगी। तो यही होता है वॉलेटाइल, मतलब कि जब तक आप उसे यूज कर रहे हो तब तक तो वो अवेलेबल है, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है। दिस इज नोन एज योर वॉलेटाइल, ये प्रॉपर्टी होती है वॉलेटाइल। तो जब भी आपकी बात होगी प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा आपकी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये फास्ट होती है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
नाउ अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप ऐसा डेटा स्टोर करते हो जो आपको मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं आप उसे करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 5-6 साल की जो पिक्स होती हैं वो आप अपनी सेकेंडरी मेमोरी में रख लेते हो, जैसे SD कार्ड में हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो इन सब में आप स्टोर करके रखते हो, तो ये आपकी कहलाती हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नाम से ही आपका प्राइमरी मीन्स जो आपकी मेन होती है, सेकेंडरी मीन्स की नेक्स्ट लेवल की, या आप बोल सकते हो ऐसी मेमोरी जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, जिसमें आप एक तरह से डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, जिसे हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और इसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो आपके 3 टाइप के टोटल कंप्यूटर्स होते हैं, कौन कौन से? एक आपका आ गया एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, देन डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलरली आपका डिज़ाइन किया गया है एनालॉग डेटा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे एग्जाम्पल के तौर से समझोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे एनालॉग कंप्यूटर का आपका एग्जाम्पल होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। अभी तो आजकल जो स्पीडोमीटर होते हैं वो डिजिटल आने लगे हैं, बट जो आपके पुराने मीटर्स जो व्हीकल्स में यूज़ होते थे स्पीडोमीटर, ये आपके एनालॉग होते थे, ठीक है। एनालॉग मीन्स ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे आपका जो अप्रॉक्स डेटा से भी काम चल जाए, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू से भी जहाँ पे आपका काम चल सकता है, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर आपका हो गया, सीज्मोमीटर हो गया, एनालॉग क्लॉक, जो आपका मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर होता था, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। देखो पहले क्या होता था, एग्जैक्ट हमारे पास डिटेल नहीं होती थी, इस वजह से एनालॉग कंप्यूटर से काम चल जाता था, बट बाद में हमें कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं कि हम एग्जैक्ट ही हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट बीट जो है चेक कर रहे हैं तो एग्जैक्ट होएगी तभी तो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें डिजिटल में हम ट्रांसफ़र हुए, या हमने इसे एडवांस एनालॉग कंप्यूटर से हम शिफ्ट डिजिटल कंप्यूटर में क्यों हुए? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे वर्क करना था, ठीक है। नाउ अब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारे आपके एग्जांपल हो जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के। जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन्स या एंड्रॉइड, जो भी हम एंड्रॉइड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका क्या है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझो, जैसे हमारा ECG मशीन होता है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है? हाइब्रिड होती है। फिर आपका अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है, ये आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। फिर फ्यूल वेंडिंग मशीन, ये सारे आपकी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का अंडर आ जाते हैं, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ना नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की, जिसमें 4 टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर आपके बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये जल्दी ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे कहाँ पे कौन सी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है? जैसे वेदर फोरकास्टिंग की हो गई, फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, या आपका साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। अब एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ले तो परम 8000, ठीक है, परम 8000 जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। वैसे अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का कौन सा था? क्रे 1 था, ठीक है, जिसे रॉजर क्रे ने बनाया था। अब नेक्स्ट इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि है, फिर आपका AI सुपर कंप्यूटर एरावत है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे हो इसकी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके एक लेवल कम होते हैं सुपर कंप्यूटर से। यहाँ पे आपके ये जो कंप्यूटर होता है ये आपका सपोर्ट करता है 100 से 1000 ऑफ यूजर्स को, एक टाइम पे इतने लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो बैंकिंग फील्ड में ये यूज़ होता है आपका, फिर आपका टेलीकॉम सेक्टर्स में से यूज़ कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन फंक्शन की इसकी बात करें, जैसे आप बुक करते हो, आपका फॉर एग्जाम्पल मूवी बुकिंग का आपका जो है आप बुक कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, फिर उसे कैंसिल अगर करना है टिकट्स को, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज लास्ट ईयर 2022 में जो है IBM ने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? IBM
Z16, ठीक है, क्या नाम है इसका, IBM Z16, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाउ अब आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपका मीडियम साइज कंप्यूटर होता है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात की थी कि जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो थोड़ा एक लेवल कम होता है सुपर कंप्यूटर से, ऐसे ही मिनी कंप्यूटर भी आपका थोड़ा कम होता है, एक लेवल कम होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक टाइम पे आपका 100 से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो है एक टाइम पे काम कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपके 4 to 200 यूजर जो है एक टाइम पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी फील्ड्स में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस में हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब आपका आ जाता है मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हनीवेल 200 की बात करें, ठीक है, हनीवेल 200 ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है मिनी कंप्यूटर का। फिर आपका TI-990 ये आपका आ जाता है एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर की। अब माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, इसे हम दोनों बोल सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी अपने लैपटॉप में, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें ये एक इसका पीछे आइडिया क्या है, ये इंडिविजुअल पर्पस के लिए बनाया गया, पर्सन के लिए बनाया गया, ठीक है। एक टाइम पे एक पर्सन इसे यूज़ कर सकता है। अब जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर के, ठीक है। अब इसमें आप कैसे काम कर सकते हो अपना, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, फिर वर्ड का असाइनमेंट आप इसमें कर सकते हो, ऑडियो वीडियो चला सकते हो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर के। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब बात करेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी की। तो बेसिकली मेमोरी में आपके 3 मेमोरी आ जाती है, जैसे एक आ जाता है प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, फिर आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी, और फिर आ जाता है कैशे, ठीक है। अगर इन तीनों में हम बात करें, इन तीनों में सबसे फास्ट होता है आपका कैशे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। अब प्राइमरी मेमोरी के भी फर्दर 2 पार्ट आ जाते हैं आपके, एक हो जाता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक हो जाता है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर इसमें भी स्टैटिक, डायनेमिक और पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। अब सबसे पहला हमारा मेमोरी इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा दूसरा नाम है आपका प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे बात करते हैं अब डिटेल में। प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपकी इजीली एक्सेसिबल होती है, या आप कह सकते हो कि CPU जो है वो इसे डायरेक्टली एक्सेस करता है, तो यहाँ पे इसका एक्सेस टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करते जाइए, एक्सेस टाइम आपका लेस होता है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम आपका लेस होता है सेकेंडरी मेमोरी से। ऊपर से इसके और क्या फीचर हैं, ये आपका वॉलेटाइल होता है, ठीक है। नाउ ये बना होता है आपका सेमीकंडक्टर से, तो ये भी नोट करके चलिए कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है ये इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये चीज नोट कर लिया आपने। नाउ इसमें भी प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपका फर्दर डिवाइड किस में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में और रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। तो अब रैम की बात कर लेते हैं। रैम जो है आपका, ये आपका शॉर्ट रैम मेमोरी होता है, ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये वॉलेटाइल होता है, हमने डिस्कस किया था वॉलेटाइल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज़ ये फास्ट होता है आपका, ठीक है। एक तो शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा वॉलेटाइल होता है, तीसरा ये आपका फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इसे हम कहते हैं, ठीक है। नाउ इसे भी फर्दर डिवाइड किया गया है आपका 2 रैम में, एक हो जाता है आपका डायनेमिक रैम, डी रैम जिसे हम कहते हैं। अब ये जो डी रैम है ये बना होता है आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। अब इसमें कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी लीक करते हैं, जिसकी वजह से डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इसे रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डी रैम है ये आपकी लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें स्टैटिक रैम की, स्टैटिक रैम जो है ये आपकी अगेन वॉलेटाइल होती है, साथ में यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है ये होता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट में, जिसकी वजह से यहाँ पे इसे बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वेयरएज डायनेमिक को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। दोनों का रेफरेंस क्लियर हुआ आपको।
नाउ इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्टैटिक रैम होती है ये आपकी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, एंड इसे हम चुनिंदा जगहों में यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड जो है, ठीक है, ये जहाँ पे स्पीड जो है क्रिटिकल रोल प्ले करती है वहाँ पे इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जो डायनेमिक रैम है उसे हम रिफ्रेश करते रहते हैं कुछ मिली सेकेंड्स में या बार बार रेगुलर बेसिस पे। स्टैटिक रैम को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। डी रैम जो है वो आपके कम एक्सपेंसिव होती है और स्टैटिक रैम आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। डी रैम को यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर या सर्वर्स में, वेयरएस हम एस रैम को यहाँ पे स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड का जो है मेजर रोल होता है, ठीक है, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। नाउ अब आते हैं हम रोम पे। रोम क्या है आपका? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है। अब ये होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब मैन्युफैक्चर हो रहा रहता है, ठीक है, जब ये आपकी रोम बनाई जाती है तो उसी टाइम यहाँ पे प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है, और इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो और ये आपका मतलब रीराइटेबल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार अगर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दिए गए हैं तो वो वही रहेंगे, आप उसे बार बार रीड कर सकते हो बट उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो जाती है। नाउ यहाँ पे परमानेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है लिखे जाते हैं इसमें, तो ये परमानेंटली रिटर्न होते हैं और इसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो है आपका जिस टाइम पे मैन्युफैक्चर कर रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पे उसे बूटअप किया जाता है, ठीक है, उसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उसके लिख दिए जाते हैं और उसे वापस से रीराइट इसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके हम पढ़ते हैं टाइप्स। अब आपका जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके आपके फर्दर पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला आपका आता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जो पी रोम है आपका, इसमें जो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, वो आपका एक ब्लैंक मेमोरी प्रोड्यूस करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता। दैट मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है राइट कर सकते हो, बट कंडीशन हियर इज कि आपको अगर एक बार आपने इंस्ट्रक्शन इसमें लिख दिए, इन दैट केस आप उसे बाद में रीड ही कर सकते हो, उसे दोबारा से रीराइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पी रोम या प्रोग्रामेबल रोम ऐसी रोम होती है जिसमें आप एक बार जो है राइट कर सकते हो और उसे बहुत बार रीड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये नॉन वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। एंड अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें रोम का और पी रोम का, तो डिफरेंस यही है, पी जो आपकी रोम होती है सिंपल, ये प्री रिटन होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चर इसमें इंस्ट्रक्शन लिख देता है, वेयरएस जो पी रोम होती है इससे ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ब्लैंक मेमोरी बनाई जाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आ जाता है ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होती है, बट इसे हम इरेज कर सकते हैं और इसे रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं, ईपी रोम क्या है? ये एक टाइप ऑफ मेमोरी है जिसे इरेज किया जा सकता है एंड रीयूज इसे किया जा सकता है, मतलब इसके इंस्ट्रक्शन हम इरेज करके इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे डिलीट किए जा सकते हैं या कैसे इरेज किए जा सकते हैं, एक तो आपका मेथड है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज करके, सेकेंड मेथड आ जाता है यूवी रेज से, ठीक है। यूवी रेज की मदद से हम इसके इंस्ट्रक्शंस इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम यूवी रेज यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को इरेज करने के लिए, इस केस में इसे हम बोलते हैं यूवी ईपीओ, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से इसे रेज करते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों मेथड में कंपैरिजन करें तो जो यूवी रेज है ये थोड़ा आपका सेफ मेथड नहीं है इरेज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो प्रिफर किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज किया जाए फॉर द इरेजेबल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस। फाइन। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी क्या होता है? आपका ऐसा मेमोरी जो आपका रैम से भी फास्ट होता है, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो आपकी रैम से भी हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। एंड इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर किए जाते हैं जो सीपीयू बार बार यूज करता है, बार बार वो फेच करता है रैम से, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो सीपीयू है, सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो हाई मतलब अच्छी रहे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है सीपीयू को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम रैम से कंपैरिजन करें कैशे का,
तो कैशे जो है ये ज़्यादा फास्ट होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी चीप होती है एज कम्पेयर टू रैम। एंड साइज की बात करें तो साइज भी इसका जो है छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। हाई स्पीड होती है, फास्ट होती है, चीप होती है और इसका साइज जो है वो भी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू रैम। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेमोरी होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर कर सकते हो। अब इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये तीनों एक ही हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है, बट अगर हम एक्सेसिंग स्पीड की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नाउ इसमें फर्दर अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बात करें तो पहला नंबर आपका आता है फ्लॉपी डिस्क का। इनिशियली फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जाती थी, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती थी जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था। ये आपकी स्क्वायर प्लास्टिक केसेस में आती थी एंड इसका मेन काम क्या होता था, एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का, ठीक है। नाउ साइज की बात करें तो इनिशियली 3.5 इंचेस की आती थी जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 1.44 MB की होती थी। एंड नेक्स्ट इसका जो दूसरा साइज है इट इज़ योर 5.25 इंचेस जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 1.2 MB की होती थी। तो इनिशियली हमारा जो डेटा था वो MBs में होता था, ठीक है, मतलब स्टोरेज होती थी MBs में होती थी, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आई और अब हम टेराबाइट गीगाबाइट इन सब में काम करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके हम CD भी बोलते हैं। इसमें डेटा आपका ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता था। अगर आपने CDs उठा के देखा होगा तो उसमें आपको ऐसे सर्कल्स नज़र आते हैं, ठीक है, तो यही आपके ट्रैक्स कहलाते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 700 MB तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर पाते थे और ये भी आपकी दो टाइप की आती थी। एक तो होती थी CDR जिसे हम बोलते थे रिकॉर्डेबल, ठीक है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, वेरस दूसरी आती थी जिसे हम रीराइटेबल कहते थे, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नाउ नेक्स्ट आ जाती है, फिर आता है DVD का जमाना, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसे हम बोलते हैं। अब इसका जो स्टोरेज था वो थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू CDs, ठीक है, एंड यहाँ पे अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा हम आप स्टोर कर सकते थे। फर्दर इसमें भी आपके दो टाइप आते थे, एक तो वही रीड ओनली, ठीक है, DVD रोम रीड ओनली, वेरस दूसरा आ जाता था आपका इट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। एंड एक और वर्जन इसका था, 3 वर्जन थे, एक तो रीड ओनली आ गया, दूसरा आपका हो गया डिस्क रिकॉर्डेबल एंड तीसरा आ गया रीराइटेबल, ठीक है, एंड इरेजेबल। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ इसके बाद नंबर आता है ब्लूरे डिस्क का। अब इसमें आप अगर इसकी कैपेसिटी देखोगे तो इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते थे 25 GB तक का, बट इसमें लिमिटेशन क्या आती थी कि आपको ब्लूरे रीडर चाहिए होता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में आप बहुत सारा डेटा जो है आराम से स्टोर कर सकते हो। लगभग इसमें आपका कैपेसिटीज जो आती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो 256 GB, फिर 500 GB, 1 TB, 2 TB तक का आप डेटा जो है आराम से स्टोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ये होता है कलेक्शन ऑफ डिस्क जिसे हम प्लेटर्स बोलते हैं। अब ये जो प्लेटर्स होती हैं इन्हें हम ऑलरेडी इन्हें जो है इन्हें कोट किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से। तो कभी कभी देखो डीप में भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाता है इस केसेस में, तो प्लेटर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्हें कोट किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। अब इसमें भी आपके फर्दर दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है इंटरनल हार्ड डिस्क, एक हो जाता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आजकल इनकी स्टोरेज भी आपकी आराम से TBs तक आ जाती है। नाउ इसके बाद आते हैं फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है, जिसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी आ जाता है आपको। अब इसमें भी हमारा जो आपका कैपेसिटी है ये भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले 1 GB, 2 GB, 4 GB, फिर 32 GB, 64, अब TBs तक या हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड स्टेट डिस्क। अगर हम SSD की बात करें तो ये आपका यूज़ करता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है, जिसमें जो है आपका एक तो ये होती है फास्ट, मतलब इससे डेटा फास्टली जो है एक्सेस किया जा सकता है। एंड ये आपका जो पावर है कंजप्शन जो इसका होता है वो कम होता है। एंड इवन जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उससे ये बेटर होती हैं क्योंकि हार्ड डिस्क में जो मैकेनिकल फेलियर होता है उसका होना मतलब चांसेस होते हैं कि मैकेनिकल फेलियर उसमें आ सकता है, बट ये उसके कंपैरिजन में हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ये बेटर ऑप्शन होती है सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
नाउ यहाँ पे बात करेंगे हम SD कार्ड की। सभी लोग यूज़ करते हैं SD कार्ड को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। और आजकल यहाँ पे भी हमें बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं इसके, ठीक है। जैसे आपका 64 GB, 128 GB, 256, फिर इससे आगे भी हमें देखने को मिल जाता है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। ऐसे ही नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।